Everyone, just turn on your camera. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning. Turn on your camera. गुड मॉर्निंग मैम। Good morning. कैमरा ऑन करिए जल्दी से. Don't waste time. Only 2 and 3 persons have. Just turn on your camera. What about the rest? Yes, ma'am. देखो, रिवीजन में टाइम लगाना ठीक है, थोड़ा रिवाइज हम लोग कर लेंगे, लेकिन कुछ ऐसी इस तरह से शुरू करो पढ़ना ना जिससे कुछ कॉन्सेप्ट अच्छा बनता चला जाए और आपको पहले वाले टर्म से बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट ना हो. ठीक है, मतलब एक कोई ऐसा पॉइंट जहाँ से शुरू करते हैं तो एक डिफरेंट स्ट्रेटजी, एक डिफरेंट प्लान करके हम लोग अपना स्टडी प्लान कर सके, मतलब शुरुआत कर सके. वहाँ से ऐसा कुछ शुरू करते हैं जिससे कंटिन्यूअसली वहाँ से कंटिन्यू करें तो आपका जो कंफ्यूजन है पीछे का, टर्म्स बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होगा और कहा जाए तो एक अंडरस्टैंडिंग जो है सब्जेक्ट का वो बन जाएगा. फिर से सबने कैमरा बंद कर लिया. क्या है, क्या कर रहे होते हो आप लोग? ठीक है, तो देखो लास्ट डे हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जब भी हम पूरा पेपर पढ़ते हैं, जो स्टैटिस्टिक्स का पेपर है, वो आइदर हम इन फॉर्म ऑफ डेटा और इन फॉर्म ऑफ प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं. इन फॉर्म ऑफ डेटा आपने बहुत कुछ पढ़ लिया होगा, मीन मीडियन मोड कैलकुलेट कर लिया, फ्रीक्वेंसी वगैरह जो भी है. रिवाइज करने के लिए एज अ समरी वे हम लोग फिर से उसको रिवाइज कर लेंगे. ठीक है, लेकिन प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट, जो एक डिस्ट्रीब्यूशन का चैप्टर होगा, शायद आपने देखा है, ध्यान में, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन समथिंग, Probably, हाँ, yes, ma'am, है वो, लेकिन प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट है. तो देखो वहां से ना एक बहुत इम्पॉर्टेंट थ्योरी अराइज होती है, जो डिफरेंट टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हम पढ़ते हैं और वो ऑन द बेसिस ऑफ प्रोबेबिलिटी होती है, जिसको हम लोग बहुत ज़्यादा अगर अच्छे से पढ़ते हैं तो ऑलमोस्ट जो भी कॉन्सेप्ट आप पढ़े हैं कहीं ना कहीं वो यूज हो जाएगा और जो पढ़ चुके उसका बहुत ज़्यादा इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा. ठीक है, तो हम लोग ऐसा करते हैं, पहले प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड डिस्ट्रीब्यूशंस वगैरह पढ़ लेते हैं, फिर डेटा से रिलेटेड, क्योंकि डेटा से रिलेटेड पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और बहुत ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं आती अगर ट्रू सेंस में समझे तो, और वो आपको हर जगह मिल जाएगा, हमेशा पढ़ते होंगे, बहुत ज़्यादा पढ़ते होंगे, अब तक भी पढ़ा है उसमें मोस्टली डेटा ही पढ़ा होगा, ऐसा है ना, बताओ. तो हम लोग प्रोबेबिलिटी वाले पोर्शन से शुरू करें, जहां अगर कंफ्यूजन होगा हम लोग फिर से बैक जाके वो रिवाइज करके अगर जरूरत पड़ी तो वो कर लेंगे डिस्कस, और जो पढ़ चुके उसमें बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करना मुझे नहीं लगता कि एक फ्रूटफुल डिसीजन होगा. तो मैम एक पीछे से स्टार्ट कीजिए ना, फिर बैक जाने का क्या सवाल होता है? क्या स्टार्ट क्या करना है बताओ, फिर एग्जाम वगैरह नहीं देना आप लोगों को?
एग्जाम से थोड़ा कुछ होता है, आगे हम लोग कंसेप्ट होना चाहिए ना पीछे का। तो कॉन्सेप्ट की ही बात कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट देखो, दो पार्ट में जब डिवीजन हो चुका है, आइदर आप इन फॉर्म ऑफ डेटा पढ़ रहे हैं और इन फॉर्म ऑफ प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं, तो डिवीजन तो ऑलरेडी हो चुका है। किसी एक टर्म को अगर अच्छे से समझ जाओ तो उसके हेल्प से दूसरा कॉन्सेप्ट अपने आप आ जाएगा। आपको अभी लग रहा होगा ना कि आप पॉइंट मतलब यूनिट वाइज समझ रहे हैं। आप उस जो चैप्टर जो जिस तरह से आप पेपर को देख रहे हैं वो यूनिट वाइज समझ रहे हैं ना। मैंने जिस तरह से पेपर जो मुझे पता है पूरा पेपर का फ्रेमवर्क, उसके हिसाब से आप उस पूरे टर्म को सिर्फ 2 ही फॉर्म में पढ़ते हो, 2 से 3 फॉर्म में, जो कुछ भी पढ़ रहे हो। अगर उस फॉर्म से पढ़ना शुरू करो तो आपके लिए वो पूरा जो इतना लंबा चौड़ा पेपर में आपको इतना लंबा चौड़ा सिलेबस दिख रहा है, वो कहीं ना कहीं 2 से 3 पार्ट में फ्रैगमेंटेड होगा और वहीं से सारा कुछ समझ में आ जाएगा। सिर्फ इसलिए मैं इस बात पे एम्फेसिस डाल रही हूँ आपको, फिर और कोई मेरा कुछ और ये नहीं है। अगर आप बोलते हो कॉम्बिनेशन परमुटेशन से शुरू करना है तो वो भी शुरू करने में मुझे उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये है कि आप एक ही चीज बस रिपीटेडली पढ़ रहे हैं और जो एक्चुअल टर्म समझना है वो कहीं ना मैम आप प्रोबेबिलिटी भी अगर जब पढ़ाएंगे तो मैम शुरू से पढ़ा देंगे। प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं ना। प्रोबेबिलिटी हाँ, शुरू से का कॉन्सेप्ट देखते हुए हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में चले जाते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा एक ढंग से देखना। तो शुरुआत से ही बोल रहे हो ना, तो प्रोबेबिलिटी शुरू से ही बताएंगे, प्रोबेबिलिटी वाला टर्म हम शुरू से ही बताएंगे। यस मैम। ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, शुरू करूं फिर? यस मैम। ओके, देखो, जब डेटा हम लोग स्टडी करते हैं इन फॉर्म ऑफ प्रोबेबिलिटी, मैंने कहा था लास्ट से भी, आप पूरे डेटा को आइदर इन फॉर्म ऑफ प्रोबेबिलिटी और इन फॉर्म ऑफ डेटा स्टडी करते हैं। अगर इवेंट अकर हो चुका है मतलब इवेंट ऑलरेडी अकर्ड है, आपके पास डेटा गिवन है, देन आप डेटा को स्टडी करेंगे। अगर इवेंट फ्यूचर में होने वाला है तो आप प्रोबेबिलिटी के टर्म में स्टडी करेंगे। अब देखो, सबसे शुरुआत, सबसे इनिशियल एग्जांपल आपने भी बहुत बार देखा होगा, कॉइन टॉस कर रहे हैं, आइदर हेड और टेल आ रहा है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी अगर कैलकुलेट करें, सपोज हमने एक कॉइन टॉस किया, हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है बताइए? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग हेड इज इक्वल टू 50-50 50-50 1/2 और ये Yes, क्यों होता है? बिकॉज वी हैव 2 पॉसिबल आउटकम्स, 2 ही ऑप्शन है, आइदर आप कॉइन टॉस करेंगे तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो होगा उसमें से किसी एक के आने की प्रोबेबिलिटी है, इसीलिए हम लोग इसको 1/2 कहते हैं। और एक टर्म पढ़ा होगा इसमें, इक्वल प्रोबेबिलिटी का भी कुछ कॉन्सेप्ट है, जिसमें अगर हेड और टेल जो भी आएगा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? इक्वल। और ये इक्वल क्यों होगी, कोई बता सकता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग, क्योंकि अभी तक कॉइन टॉस नहीं हुआ है, ठीक है, अभी 50-50 कोई भी आ सकता है सर। कोई भी आ सकता है। और साथ में ये भी है कि आपके पास जो कॉइन है उसमें एक साइड आपका हेड है और दूसरी साइड टेल है, सपोज। ठीक है, इसी वजह से ना, मान लो अगर डाइस थ्रो करते हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग 1 क्या होता है? सपोज 1/6 ही क्यों होता है मैम? क्योंकि प्रॉपर जो टोटल आउटकम है वो प्रोबेबिलिटी आने में 6 उसमें भी से आ सकता है। कोई आएगा, ओनली इसलिए वन टाइम इट विल कम 1। यस। अब मुझे ये बताइए, अगर किसी डाइस पे नंबर 2 जो है वो रिपीटेडली लिखा हो, ठीक है, उस डाइस पे 6 नहीं लिखा हुआ है, मतलब 6 का जो डॉट होता है, 6 डॉट्स, वो नहीं है, सिर्फ 2 डॉट्स है। और 2 डॉट्स में मान लीजिए, एक ऐसा करो, पूरे के पूरे डाइस पे 6 का डॉट है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग 6 क्या होगा? 1 0 0 मैम, 0 1 हो जाएगा ना सचिन?
बिकॉज सारे का सारा 6 है और चांसेस आने के टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस दैट इज 6 एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम इज 6, so that is equal to 1. ठीक है। सर्टेन क्यों हुआ? क्योंकि जितनी भी पॉसिबिलिटी सारी की सारी 6 ही है। ब्रेक हो जा रहा है अभी। Ma'am, your voice is not continuous. It's unstable. There is a lag in my voice. यस मैम, कट जा रहा है Continuous मैम। break, ma'am. Just a minute. नेटवर्क तो अच्छा है। अब आ रही है आवाज? नाउ इज इट ऑडिबल और नॉट? Yes, Yes, ma'am, it ma'am, is audible. audible. ठीक है। अब देखिए इसमें नेक्स्ट स्टेप पे सपोज इसी डाइस पे आपने कुछ ऐसा कर दिया कि जो 2 है 2 को रिप्लेस कर दिया है एट द प्लेस ऑफ 3 एंड 2। 2 के प्लेस पे भी अवेलेबल है और 3 के प्लेस पे भी अवेलेबल है। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग 2 क्या हो जाएगा? 1/3. 2/6, 2/6, 1/3, 2/6, 1/3। यस मैम। अगर ये 1/3 हो गया, क्या यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग 2 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग 1 है? No, ma'am. नहीं। Of course not. हाँ, अब देखो इक्वल प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट तब आता है जब सबका आने का इक्वल जो आउटकम है, ईच एंड एवरी आउटकम की प्रोबेबिलिटी जो कमिंग है वो इक्वल हो तब। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होगा देन इक्वल प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट नहीं आता। अब यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड एंड टेल का कॉम्बिनेशन हम ले रहे थे, यहाँ प्रोबेबिलिटी 50-50 इसलिए है बिकॉज बोथ हैव इक्वल प्रोबेबिलिटी। लेकिन देखिए यहाँ प्रोबेबिलिटी कैसे वर्क करता है। अगर इसी प्रोबेबिलिटी को सपोज आप हेड टेल कंसिडर ना करके मान लो सक्सेस और फेलियर ले लें, सपोज एग्जामिनेशन में पास और फेल ले लें, मैथमेटिकली पास और फेल होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? मैथमेटिकली 50-50। बट अगर मान लीजिए आप कुछ ज्यादा पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या हो जाएगा? क्या ये इंक्रीज करेगा? Yes, ma'am. यस मैम, इंक्रीज करेगा। करेगा। अगर कम पढ़ाई कर रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर क्या ये डिक्रीज करेगा? सॉरी, Probability of failure Yes, increase ma'am. करेगा, ma'am. कर जाएगा और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर सक्सेस डिक्रीज कर जाएगा। ऐसा होगा ना? Ma'am, once again your voice is breaking. मैम, ब्रेक हो जा रहा है मैम बीच में। बाकी लोगों को आवाज आ रही है? आवाज तो आ रही है मैम, लेकिन ब्रेक तो हो जा रहा मैम है। ब्रेक होकर आवाज आ रही है। ओके, सबको प्रॉब्लम हो रही है, दैट मीन्स ऐसा कुछ सीरियस। चलिए, नाउ इज इट ऑडिबल और नॉट? It is यस audible. मैम, ऑडिबल। देखो प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो वर्ड है, डिस्ट्रीब्यूशन वो इसी तरह का वर्क करता है जहां प्रोबेबिलिटी जो है दैट इज चेंजिंग। सपोज आपने बहुत ज्यादा पढ़ाई की, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज गोइंग टू इंक्रीज। बहुत कम पढ़ाई की, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इज गोइंग टू इंक्रीज। सो इस तरह से जब प्रोबेबिलिटी फंक्शन करता है, प्रोबेबिलिटी चेंज करता है, देन जो रिजल्ट आता है उसमें क्या चेंजेस आएंगे, हम लोग ये स्टडी जब करते हैं तो उसको हम लोग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। ठीक है, जैसे जैसे आप प्रोबेबिलिटी का फंक्शन चेंज कर रहे हो, प्रोबेबिलिटी बदल रही है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, तो रिजल्ट में जो वेरिएशन आएगा, जो चेंजेस अगर होंगे, उस चेंजेस को हम लोग स्टडी करते हैं विद द हेल्प ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे मान लीजिए एक बहुत सबसे लोएस्ट लेवल का डिस्ट्रीब्यूशन है
बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन। जो हम लोगों ने 12th में पढ़ा है। बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा है? यस मैम, नाम सुना हूँ। याद नहीं मैम, पढ़ा तो है मैम। बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा है, ओके कोई बात नहीं, यहाँ पे सब याद आ जाएगा। चलो देखो, बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन उस सिचुएशन में वर्क करता है when we have only two possible outcomes, either success or failure. Only two possible outcomes हैं और वो सिर्फ और सिर्फ एक बार अगर होगा। सपोज कोई एग्जाम आप दे रहे हो एंड वो एग्जाम देने का चांस आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक बार है। लाइक क्रिकेट ले लीजिए, क्रिकेट टीम जब क्या करती है, टॉस करती है ना, तो एक ही बार टॉस करती है, हेड आया टेल आया जो भी आया उसके बेसिस पे रिजल्ट डिसाइड होता है। दोबारा ऑप्शन आपको नहीं मिल रहा है वो टॉस करने का, सिर्फ एक टॉस के बेसिस पे, सिर्फ एक अटेम्प्ट के बेसिस पे। जब आपको सक्सेस और फेलियर में से कोई एक टर्न, एक ऑप्शन मिल जाए, तब आपके पास बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन का केस आता है। कब अप्लाई करना है बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन? मींस एक चांस हो। मैम, it also means that equal distribution. Equal distribution you can't say, but you can say this is one time occurrence only, one time occurrence. जैसे birth, death, सिर्फ एक सिचुएशन है, सिर्फ एक कंडीशन है when you are talking about this probability. Success, failure, either you succeed or fail, that's it. दूसरा अटेम्प्ट अगर आप ले लेते हैं तब वो बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन का केस नहीं होता। बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन का केस तब होगा, इसमें दो इवेंट हो सकता है, दो इवेंट से होगा, दो ऑप्शन हो सकते हैं, आइदर यू सक्सीड आइदर यू फेल। मैम इसमें मतलब बीच वाला नहीं होगा? नो, ओनली या टू, तो ऊपर या तो टॉस नीचे। करने पर बीच वाला यस, कैसे? ओनली टू पॉसिबल आउटकम्स इज देयर, तो सिर्फ हेड ने पॉसिबल आउटकम मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ दो, आइदर यू सक्सीड और यू फेल, दैट्स इट। दूसरे के बाद थर्ड ऑप्शन नहीं है। मतलब ये समझ लो ना, लाइक बर्थ डेथ सिर्फ एक कंडीशन है, अलाइव नॉट अलाइव ऐसा केस है, फेल नॉट फेल, सक्सीड नॉट सक्सीड, ये कंडीशन जो दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव केसेस आते हैं, ये होगा या नहीं होगा। सपोज आपने एग्जाम दिया, आइदर पास होंगे फेल होंगे, जो भी होगा सिर्फ दो ही पॉसिबल आउटकम होगा। बट हाँ, कंडीशन यही है, जो भी इवेंट अगर होगा आपको सिर्फ एक टॉस करना है, सिर्फ एक बार। एग्जाम देंगे, फेल हुए पास हुए जो कुछ भी हुआ, सिर्फ एक बार में रिजल्ट आ जाए, दूसरी बार उसका रिपीटेशन नहीं करना। वो एग्जाम का दोबारा आप एग्जाम दे रहे हो फिर आगे कुछ फंक्शन कर रहे हो, वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। सिर्फ एक बार एग्जाम दे रहे हैं, सिर्फ एक बार रिजल्ट आया है और उसके बेसिस पे जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ और सिर्फ उसके बेसिस पे हुआ, तब आप बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे। अब लाइफ में जहां भी ऐसा सिचुएशन दिखे जहां सिर्फ आप एक ट्रायल कर सकते हैं और सिर्फ एक बार सक्सेस या फेलियर जो भी रिजल्ट आएगा ऐसा कुछ भी होगा, उस सिचुएशन में आप बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई कर सकते हो। समझ गए इस बात को? यस मैम। सिर्फ और सिर्फ एक बार। अगर ये रिपीट हो जाता है तब एक टर्म आता है, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, बट अभी जान लो ये बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन है। और एक दूसरा आ जाता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, बाइनोमियल। ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो तब अराइज होगा जब आप इसी इवेंट को बार बार रिपीट करेंगे। सपोज आपने एक बार एग्जाम दिया, पास और फेल जो भी सिचुएशन आया वो आ चुका है, देन आप दोबारा एग्जाम दे रहे हो, थर्ड टाइम एग्जाम दे रहे हो, फोर्थ टाइम एग्जाम दे रहे हो, एन टाइम एग्जाम दे रहे हो। अगर ऐसा कर रहे हो तो वो बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो चेंज होके आ जाएगा बाइनोमियल में। अब ऐसा जहां भी सिचुएशन अराइज हो जहां पे आप एक ही इवेंट को, एक ही वर्क को एक से ज्यादा बार कर रहे हो, दो बार, बाई वर्ड जो आया है दैट इज फॉर टू, ठीक है, बाई मीन्स टू, ये दो से ज्यादा बार कर रहे हो या फिर दो बार कर रहे हो तो वो बाइनोमियल में आ जाएगा, वो बर्नौली का केस नहीं रहेगा। दैट इज नो मोर द केस ऑफ बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन। बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन वही होगा when you have one and only one chance and you are either going to succeed or to fail। ठीक है, समझ गए इस बात को? यस मैम। यस मैम।
अब देखिए, जब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस की बात कर रहे हैं, सपोज इसे हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं P से, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर की बात करें, क्या हो जाएगा, सिर्फ दो पॉसिबल आउटकम है, क्या इसको 1 माइनस P लिख सकते हैं? दिस इज P, प्रोबेबिलिटी। यस मैम। So 1 Yes, minus ma'am. probability of failure, or you can also represent कैसे लिखेंगे मैम? total probability of success and failure। अगर कहें दो ही हो रहा है, total probability क्या होती है, sum of probability क्या होती है, 1 है या नहीं? Yes, ma'am. और अगर एक P probability, मैम समझ में नहीं आया मैम अभी भी। देखो एक मिनट, तो एक चीज ऐसे देख सकते हैं आप, मान लो प्रोबेबिलिटी, ये हेड और टेल ले लो, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग हेड क्या आएगा, सक्सेस, दैट इज इक्वल टू, बताइए सचिन, जिसको समझ में नहीं आया बताइए, 1/2 होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, यस मैम। प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर बताओ कितना होगा एग्जाम में? 1/2 मैम। 1/2। सम ऑफ दीज टू बताओ तो, दोनों प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड फेलियर, इसको हम ऐसे लिखते हैं, सम ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है, दैट इज इक्वल टू, यस मैम। कीजिए 1/2 एंड 1/2, दैट इज इक्वल टू 1 1। ओके गुड। 1। अब ये प्रोबेबिलिटी है 1 है, और इसमें से एक सक्सेस की प्रोबेबिलिटी P है, तो फेलियर की क्या हो जाएगी, 1 माइनस P। यस मैम समझ गया। बिकॉज अब टोटल 2 है, टोटल दो ही इवेंट है, और एक ये है, तो दूसरा क्या होगा, टोटल में से एक इवेंट को माइनस कर देंगे तो दूसरा वाला इवेंट मिल जाएगा मैम। मिल जाएगा। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस की बात करें, देन दैट इज 1/2 है, या फिर कुछ भी P है, अब P नोटेशन डाल लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, जो हम लोग थियोरेटिकली पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये आ जाता है, बट मैथमेटिकली वो 1/2 होता है। मैथमेटिकली हम हमेशा लेकर नहीं चल सकते, क्योंकि अभी जस्ट मैंने एक एग्जांपल दिया था, जैसे आप पढ़ाई ज्यादा कर रहे हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या हो रहा है, दैट इज गोइंग टू इंक्रीज, है ना। तो हम थ्योरेटिकली अगर इसको लेके चले तो जो भी उसका मैथमेटिकल वैल्यू आएगा, कुछ भी सॉल्यूशन आएगा, हम फर्दर उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसलिए जब थ्योरेटिकल कंडीशन लेके चलते हैं, तो सपोज P इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, Q इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, तो P एंड 1 माइनस P जो भी है, इसको Q लिखना चाहो तो Q भी लिख सकते हो, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। और ये P और 1 माइनस P बाय दिस मेथड आ रहा है। बताओ इतने तक में किसी को कोई कंफ्यूजन, एनीवन? नो मैम। नो मैम। अब देखिए, एक बार बैक जाके हम लोग देखते हैं क्या कर रहे थे हम लोग, बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे थे। बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन तब अप्लाई किया जा सकता है व्हेन देयर इज वन एंड ओनली वन चांस ऑफ आइदर सक्सीड और फेलियर। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज रिप्रेजेंटेड बाय, मान लीजिए P है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इज 1/1 माइनस P, और दैट इज इक्वल टू Q। अब इसी चीज को डिफाइन करना है मैथमेटिकली, तो क्या लिख सकते हो आप लोग, नोट करो तो एक पॉइंट, या फिर मैं पहले समझा दूं, रिटन नोट्स बाद में कर लिखेंगे। ओके मैम समझा दीजिए मैम पहले। अच्छा ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और फेलियर इस तरह का कॉम्बिनेशन बनेगा। अब देखो, प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इसी प्रोबेबिलिटी टर्म से जो ये P आया है और ये जो 1 माइनस P आया है, इसी से हम लोग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म करते हैं। कैसे, देखिए, प्रोबेबिलिटी कुछ भी हो सकती है, आइदर X, प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग X, ये X क्या होने वाला है मुझे नहीं पता, बिकॉज वो आइदर हेड होगा या तो टेल होगा, या तो सक्सेस होगा या तो फेलियर होगा। तो इसको क्या किया जाता है, कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ X इज इक्वल टू X स्मॉल x, दैट इज इक्वल टू P इंटू 1 माइनस P। P इंटू 1 माइनस P क्यों आ रहा है, ये P प्रोबेबिलिटी फेलियर है, प्रोबेबिलिटी फेलियर, 1 माइनस P जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर है, और दोनों फेलियर है। दोनों जो आ रहा है वो कंपाउंड, वो प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट रूल होता है ना, उसके थ्रू आ रहा है, आइदर आप ये आएंगे और ये आएंगे।
सो इससे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इसी टर्म को, इसी फंक्शन को हम बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। ठीक है, इसी टर्म को हम बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। और यहाँ पे देखिए जो P का रेंज है, आपको पता है प्रोबेबिलिटी की रेंज क्या होती है? 0 से 1। 0 to 1, बिकॉज 0 नेगेटिव प्रोबेबिलिटी हो सकती है क्या कभी? नहीं। नहीं मैम। क्यों? कोई बता सकता है क्यों? वाई? कुछ तो आएगा मैम, नेगेटिव में कहाँ से जाएगा मैम? या तो हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। हो सकता है ये देखो, हाँ, क्योंकि जो भी आइदर आप सक्सीड करने वाले हैं या तो फेल करने वाले हैं। सक्सीड कर गए या फिर फेल कर गए, मान लो कुछ भी ऑप्शन है, जो चीज नहीं अकर होने वाला है। लेकिन पॉइंट में हो सकता है, प्रोबेबिलिटी परसेंटेज में हो सकता है। पॉइंट में हो सकता है, परसेंटेज में भी हो सकता है। देखिए यहाँ पे 0 और ये का मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी 0 कब होती है? जस्ट सी व्हेन प्रोबेबिलिटी इज गोइंग टू बी 0, जब कोई इवेंट अकर नहीं होगा। सपोज सक्सेस और फेल, सपोज हम कॉइन टॉस कर रहे हैं और पूछ रहे हैं व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग हेड, या फिर सॉरी डाइस थ्रो कर रहे हैं और पूछ रहे हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग हेड, क्या होगा? हेड तो डाइस में होता ही नहीं है। सो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस क्या हो जाएंगे? 0। नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस क्या हो जाएंगे? 6। और रेशियो सॉल्व करोगे मैथमेटिकली क्या आ जाएगा? 0। वो कभी होने ही वाला नहीं है। जो नहीं होने वाला, the chances of occurrence of that function, that term, that event is going to be 0. यही होगा ना? 0 से ज्यादा नहीं, नेगेटिव तो हो नहीं सकता। क्यों नेगेटिव नहीं हो रहा? क्योंकि वो उसमें इंक्लूड नहीं है, तो वो कभी नहीं आएगा। कभी नहीं आएगा मतलब वो अनफेवरेबल है, नॉट फेवरेबल। नॉट फेवरेबल मीन्स 0, फेवरेबल मीन्स कुछ होगा टर्म, दैट इज 1 2 3 4। सो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस ही आप यहाँ लिखते हैं, और फेवरेबल केसेस जो है वो नेगेटिव के टर्म में तो लिखेंगे नहीं, वो होगा नहीं। सपोज नहीं हो रहा है तो दैट मीन्स वो 0 होगा। और ये कब होता है? जब इम्पॉसिबल इवेंट होता। इम्पॉसिबल, सपोज हमने एग्जाम दिया ही नहीं और रिजल्ट आएगा हमारा, इज इट पॉसिबल? नो मैम। सो ऐसा केस तो अराइज होने ही वाला नहीं है। तो जो जहां भी इम्पॉसिबल इवेंट होता है, इम्पॉसिबल, प्रोबेबिलिटी 0 मीन्स दैट इज इम्पॉसिबल इवेंट, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। अगर ऐसा होगा देन 0 प्रोबेबिलिटी आप लिखोगे। ठीक है, जब भी लिखोगे 0 प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी 1 कब? मैम मेरा क्वेश्चन है मैम, अगर ऐसा प्रोबेबिलिटी आप कॉइन टॉस कर रहे हो, ठीक है, उसमें या तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा, और एक और प्रोबेबिलिटी ले ले कि ना हेड आए ना टेल आए, बीच में मतलब मेरा कॉइन रह जाए, तो वहां पे भी अगर हम 0 लिखेंगे और टेल पे भी 0 लिखेंगे तो कैसे मतलब आइडेंटिफाई करेंगे टेल के लिए 0 है या कि इम्पॉसिबल चीज के लिए 0 है? एक मिनट, फिर से आप क्वेश्चन रिपीट करो। थर्ड कंडीशन आप बोल रहे हो कि सपोज फाइंड। हाँ, थर्ड कंडीशन जो इम्पॉसिबल है मैम, थर्ड कंडीशन जो इम्पॉसिबल है, तो उसके लिए भी हम 0 ही लिखेंगे, और जो इम्पॉसिबल है उसके लिए 0 लिखेंगे, और जो एक कंडीशन है एक के लिए तो 1 लिखेंगे और दूसरे के लिए भी 0 लिखेंगे, तो कंफ्यूजन मैम नहीं हो जाएगा? अब कॉइन जो भी टॉस करोगे तो इसमें या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, थर्ड ऑप्शन है नहीं। थर्ड ऑप्शन जो नहीं है आप उसके लिए 0 लिखोगे ना, जो आएगा पॉसिबिलिटी है। हेड और टेल के लिए मैम क्या लिखेंगे? हेड के लिए मान लीजिए मैम 1 लिखते हैं और टेल के लिए 0 लिखते हैं, 1/2 लिखेंगे, 1/2 लिखेंगे प्रोबेबिलिटी, इसके लिए भी 1। अच्छा ओके मैम, हाँ मैम समझ गए। ये 1 नहीं लिख सकते, और इसमें से ओके आ चुका है तो आप 1 लिखेंगे प्रोबेबिलिटी। अब देखो ये 2 केसेस जो एक्सट्रीम कंडीशन है प्रोबेबिलिटी की, वो एग्जांपल हमेशा याद रखिए। प्रोबेबिलिटी 0 कब होती है? व्हेन दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन, जब नहीं होगा, इम्पॉसिबल है, दैट इज नॉट पॉसिबल, कभी भी पॉसिबल नहीं है, तब आप प्रोबेबिलिटी 0 लिखते हो। और प्रोबेबिलिटी अगर 1 है सपोज, देन दैट इज गोइंग टू हैपन सर्टेनली, कभी भी ये होगा और ऑप्शन नहीं है आपके पास,
देन प्रोबेबिलिटी 1 होगी। दैट मीन्स अभी हम लोगों ने एग्जांपल एक लिया था, सपोज डाइस के जितना भी फेसेस हैं, टोटल 6 फेसेस हैं और सब पे आपने 6 लिख दिया है, तो 6/6 यही आएगा और उस केस में और कोई ऑप्शन ही नहीं है डाइस में कुछ और रिजल्ट आने का। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग 6 इज इक्वल टू 1। ये 16 वाला सिक्का की तरह है, था ना एक, सुने हो हर एक बार No, ma'am. आता था हेड टेल लाइक ऐसा कुछ, देखी नहीं है बट मुझे वो स्टोरी पता है। सो हेड टेल का ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन है, रिजल्ट हमेशा सेम आएगा, दैट इज सर्टेनली गोइंग टू हैपन, और ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। तो अगर ऐसा होगा तभी प्रोबेबिलिटी 1 होती है, ठीक है। और ये प्रोबेबिलिटी 0 कब होगी, जब पॉसिबल ही नहीं है, चाहे जो भी आप कर लो, जो भी ऑप्शन कर लो, एग्जाम दिया ही नहीं है, रिजल्ट आने वाला ही नहीं है। सो इस तरह के केसेस में प्रोबेबिलिटी 0 होती है। अब हम लोग देख रहे थे क्या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, सो देख लीजिए ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का रेंज। नेगेटिव प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती बिकॉज नेगेटिव में जाके इवेंट अकर नहीं होता। अब देखिए ये जो वैल्यू है ये टर्म आएगा और साथ में आपको ये भी एक कंडीशन है P + Q, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इज इक्वल टू सम ऑफ दीज प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1। और इसका जस्ट अभी हमने एग्जांपल दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज इक्वल टू 1/2 था ना अभी जस्ट, और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, दोनों 2 केसेस ही आपके पास है, थर्ड ऑप्शन ही नहीं है, एंड दैट इज आल्सो 1/2, ठीक है। और इन दोनों का सम करोगे, इसको आप P से रिप्रेजेंट कर रहे हो, इसको आप Q से रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो P + Q इज इक्वल टू 1। सो ये कंडीशन है जब आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करते हैं, मतलब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का बर्नौली फॉर्म आप अप्लाई कर रहे हैं। इस केस में डिस्ट्रीब्यूशन आपको याद क्या रखना है, ये चीज ध्यान में रखो, इस पूरे टर्म में याद ये रखना है कि आपको ये डिस्ट्रीब्यूशन है, दिस इज द फॉर्म ऑफ पीडीएफ, जिसको पीडीएफ बोला जाता है, पीडीएफ या फिर पीएमएफ, प्रोबेबिलिटी फंक्शन, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। क्या टर्म है वो बताएंगे, बस अभी डिस्ट्रीब्यूशन वर्ड याद रखो, दिस इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। और ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है, बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन। और बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन का केसेस क्या है, टेल मी। आवाज ही नहीं है। बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन का क्या केस होता है, बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन कब अराइज होगा, या तो फेलियर नहीं तो इवेंट अकर होगा तब। ओनली देयर इज 2 पॉसिबल आउटकम्स, ओनली वन टाइम, ठीक है। अब देखो डिस्ट्रीब्यूशन कुछ पढ़ते हो तो उसमें कुछ टर्म है जो हम लोग डिफाइन करते हैं, जैसे आपने पढ़ा था मीन, मीन पढ़ा था ना डेटा के टर्म में, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग x बार से। यस मैम। उसी मीन को सपोज हम यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन, हर डिस्ट्रीब्यूशन में, प्रोबेबिलिटी के डिस्ट्रीब्यूशन में, मैंने कहा था ना पूरे डेटा को, पूरे इंफॉर्मेशन को आप 2 टर्म में पढ़ रहे हैं, आइदर इन फॉर्म ऑफ प्रोबेबिलिटी और इन फॉर्म ऑफ डेटा। सो प्रोबेबिलिटी के टर्म में जब हम स्टडी करेंगे तब मीन कैसे कैलकुलेट करेंगे ये देखना है। सपोज ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, सो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के टर्म में अगर हम मीन कैलकुलेट करें लाइक x बार, तो ये इस x बार को हम लोग कभी कभी इससे भी रिप्रेजेंट करते हैं μ1 से, सपोज म्यू से μ1। अगर ये नोटेशन डाल रहे हैं जो कि आपने मोमेंट्स में पढ़ा होगा, पढ़ा है ना मोमेंट्स μ1, यस मैम पढ़े हैं। याद रखो, टर्म क्या है वो नहीं भी याद है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। सो μ1 जो होता है वो मीन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हमें इस डिस्ट्रीब्यूशन का मीन चाहिए, तो किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन, किसी भी फंक्शन का मीन हम लोग कैसे निकालते थे, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को सम करते थे, उसको डिवाइड कर देते थे कुछ टर्म से, इस तरह से रिजल्ट आता था। अब यहाँ देखिए ये जो वैल्यू है p × 1 - p, और यहाँ पे यही जो भी ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर आएगा, इसमें एक नोटेशन
एक टर्म हम लोग यहाँ डाल देते हैं लाइक x। क्यों डाल रहे हैं वो भी बता रहे हैं। देखिए x जो है, आपने अभी जस्ट मैंने क्या कहा कि आपको सॉल्यूशन करना है, इवेंट जो अकर होगा, सक्सेस और फेलियर जो आएगा वो सिर्फ एक इवेंट के बेसिस पे आएगा, लेकिन वो इवेंट कौन सा है मुझे नहीं पता, तो इसलिए नोटेशन x डाल देते हैं p टू द पावर x। बट जो भी p प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, मान लो अगर सक्सीड कर गए तो p का पावर, ये जो x वैल्यू है वो 1 हो जाएगा। अगर फेल कर गए तो 1 माइनस p का पावर जो है वो हो जाएगा फेल कर गए या पास कर गए, जो भी होगा x का, इस x के बेसिस पे ये जो x टर्म है ना वो बताता है कि आप फेल कर रहे हैं या पास कर रहे हैं। अगर फेल कर रहे हैं या पास कर रहे हैं तो x का वैल्यू 2 होता है। क्या 2 वैल्यू है? सपोज 0 होगा x का वैल्यू और x का वैल्यू जो 1 होगा। बाइनरी डिजिट जो आप पढ़ा है ना? यस मैम। 1 मीन्स यस। तो यहाँ पे सक्सेस को हम 1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और फेलियर को 0 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर सक्सेस को 1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या था हमारे पास? p। यस मैम। तो p का पावर 1 हो जाएगा। क्यों? आपने p सक्सीड कर लिया तो x का वैल्यू जो होगा वो 1 हो जाएगा। अगर इसका वैल्यू 1 होगा तो 1 माइनस एक्स अगर यहाँ है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा जरा बताइए तो? 0। 1 माइनस 1 0। 1 माइनस 1 ये 0 हो जाएगा। दूसरा वाला और ये जो होगा वो क्या हो जाएगा? p इंटू 0। अच्छा, p टू द पावर 0। एक मिनट, आप इसको क्या लिखोगे? ये p लिखोगे और ये q का पावर 0 और समथिंग 0 इज इक्वल टू व्हाट? 0 नथिंग 1, नॉट 0 1। इसका पावर अगर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 लिखते हैं। तो ये वैल्यू 1 हो गया, दैट मींस दिस इज इक्वल टू p। समझ गए? यस मैम। अगर सक्सेस होगा तो आंसर इज p। हाँ, अगर फेलियर होगा तो आंसर इज q। वो भी आता कैसे है वो भी हम लोग देख लेते हैं। ओके मैम। एक मिनट रुक जाओ। p का जो रेंज था वो यहाँ लिखे रहिए, नहीं तो ये हमेशा कभी भी डिस्ट्रीब्यूशन लिखिएगा तो ये रेंज हमेशा लिखना जरूरी है। अगर ये रेंज सिर्फ इस रेंज के लिए वो वैलिड होता है, अदरवाइज वो वैलिड नहीं है। अगर सिचुएशन बदल जाएगा तो जैसे होता है ना, ह्यूमन बिहेवियर अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चेंज हो जाता है, तो एग्जैक्टली वही कंडीशन है। आपने ये रेंज अगर नहीं लिखा, ये कंडीशन नहीं लिखा, देन द बिहेवियर ऑफ दिस टर्म इज आल्सो गोइंग टू चेंज। अब देखो, सपोज फेल कर रहे हैं तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। तो अगर 0 to the power 0 and 1 minus p to the power 1 minus 0, 1 minus 0 means 1, 1 और ये वाला जो केस होगा दैट इज इक्वल टू 1 माइनस p, या फिर क्या लिखोगे इसको? 1 q सिंपली। तो ये क्या यस मैम। है? ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, फेलियर है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। ठीक है, अब मुझे बताइए एवरेज टर्म जो आप मीन डिफाइन करते हैं, मीन इज व्हाट? द एवरेज ऑफ दिस टर्म प्लस एवरेज ऑफ दिस टर्म। समझ गए? क्यों? यस मैम। क्योंकि एवरेज क्या होगा? जो पास कर रहे हैं वो और जो फेल कर रहे हैं दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम डिवाइडेड बाय 2, वही टर्म आएगा ना एवरेज। मीन क्या होता है? डेटा मीन का डेफिनेशन सबसे इनिशियल स्टेज पे चले जाइए, क्या है? सम ऑफ पॉसिबल आउटपुट। जितना भी डेटा था सबको सम कर दिया और उसको टोटल नंबर ऑफ जो भी है हाँ डिवाइड कर दिए, यही है ना? यस मैम। ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे तो 2 ही ऑप्शन है, आइदर फेल करेंगे और पास करेंगे, तो इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे और इस टर्म को प्लस इस टर्म को ऐड कर देंगे। ठीक है, यही होगा। यस मैम।
तो एवरेज जो मीन होता है वो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास, इन दोनों का सम P plus Q divided by 2. इसी तरह से हमें कैलकुलेट करना है। आर क्या रहा है रिजल्ट हम लोग देखते हैं, ठीक है। सक्सेस कैसे आ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस P, ये समझ गए, इस डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे, इस फंक्शन के बेसिस पे, इस फंक्शन Yes मैम, समझ गया। ऑफ सक्सेस ये है, इस फंक्शन के बेसिस पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर ये है, ठीक है। जो हम लोग इनिशियली सिर्फ नोटेशन डाल रहे थे, उस नोटेशन को ये फंक्शन सेटिस्फाई कर रहा है। सो दिस फंक्शन इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है ये सबको? यस मैम। ओके, ये समवट कहीं ना कहीं आपका जो पढ़ते हो ना प्रोग्रामिंग लाइक, उसके कॉन्सेप्ट से इसको जोड़ सकते हैं आप चाहे तो। अब देखो मीन का नोटेशन डालना है तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार या फिर मीन म्यू1 डैश जो होता है दैट इज इक्वल टू समेशन एक्स इंटू पी एक्स। इस तरह से नोटेशन डालते हैं, बता रहे हैं कैसे, रुको। आपका डेफिनेशन प्रोबेबिलिटी का पढ़ा होगा आपने, समेशन एक्स इंटू एफ एक्स, कुछ ऐसा, रुको, एफ आई एक्स आई पढ़ा था, समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई एन। बोलो, ये फॉर्मूला मीन का था फॉर अनग्रुप डेटा। मीन का ये फॉर्मूला, मीन का फॉर्मूला यही है ना फॉर अनग्रुप डेटा। तो इसी फॉर्मूले की तरह यस मैम, टोटल सम टोटल करके उसके बाद डिवाइड कर ऑफ फ्रीक्वेंसी होती थी तो हम उसे मल्टीप्लाई कर लेते थे और डिवाइड कर लेते थे, ऐसा ही कुछ होता था। अब देखो इसमें ये जो फैक्टर है, जहां पे अगर इस फैक्टर को थोड़ा ध्यान से देखें, इस फैक्टर को, सिर्फ और सिर्फ इस फैक्टर को, ये xi बाई n है। xi बाई n अगर ध्यान से देखो तो ये कुछ xi टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, क्वाइन टॉसिंग करने का मान लो 1 और टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस 6, 1/6 कुछ इस तरह का दिख रहा है क्या? xi जो है वो नंबर ऑफ फेवरेबल समझ लीजिए, और n जो है वो टोटल नंबर ऑफ केसेस है, और इसी को आप प्रोबेबिलिटी डिफाइन करते हैं, समझ रहे हो? प्रोबेबिलिटी ऑफ xi, प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग टेल, प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग 6, 2, 5, लाइक ऐसा। तो ये जो फ्रैक्शन है इसी को आप pxi लिख रहे हो, तो मैंने इसी के लिए प्रोबेबिलिटी वाला टर्म लिख दिया। x जो है वो वही फ्रीक्वेंसी वाला टर्म है। अब इस तरह से प्रोबेबिलिटी के टर्म में जो है, इसी टर्म को हम ट्रांसफॉर्म करके इस फॉर्म में यूज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ डेटा के टर्म में इंफॉर्मेशन नहीं है, यहाँ हमारे पास इंफॉर्मेशन है इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ जो मीन का फॉर्मूला होता है दैट इज समेशन एक्स इंटू पी एक्स, ठीक है। अब इसी चीज को आप सॉल्व करेंगे, समेशन एक्स इंटू पी एक्स। पी एक्स इज दिस वन, p to the power x 1 minus p to the power 1 minus x, ठीक है। और x का जो वैल्यू है वो कितना है, देखो तो जरा, क्या क्या वैल्यूज मैंने अभी जस्ट बताया था, 0 और 1। यहाँ पे लिख भी दीजिएगा, अगर x का वैल्यू, अगर कंफ्यूजन हो तो x का वैल्यू जो है दैट इज आइदर 0 और 1, बाइनरी डिजिट, आइदर yes और no, सक्सेस और फेल, 1 फॉर सक्सेस एंड 0 फॉर फेल। अब इसी चीज को आप सिंप्लीफाई करो, x का वैल्यू, समेशन साइन किस लिए होता है, फॉर एडिशन, x का वैल्यू 0। अब x का वैल्यू 0 रखो इस पूरे फंक्शन में, पूरे फंक्शन में x का वैल्यू 0 रखो, तो यहाँ पहले तो 0 हो जाएगा, x का वैल्यू यहाँ 0 है, फिर हो जाएगा p to the power 0, हालांकि अभी हमें लिखने की जरूरत नहीं है बिकॉज 0 मल्टीपल में है, देन ऑल द टर्म्स आर गोइंग टू बी 0।
तो ये हमें लिखने की जरूरत नहीं है, बट लिख लीजिए, कंफ्यूजन ना हो इसलिए। 1 माइनस पी टू द पावर, ये जो आ जाएगा 1 माइनस 0, मतलब सिंपली 1 लिख सकते हैं, दैट टर्म प्लस साइन। x का वैल्यू 2 ही है, 0 और 1। अब x का वैल्यू 1 रखो, 1 इंटू पी टू द पावर 1, 1 माइनस पी टू द पावर क्या हो जाएगा बताइए? 0, 1 माइनस 1 0। माइनस 1, 1 माइनस 1 मीन्स 0 ना। यस मैम। चेक करके देखिए, दिस वैल्यू इज 1, x इज नाउ 1, सो 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 ही मैं लिख देती हूँ, ठीक है। ये पूरा टर्म हो रहा है क्या? 0। ये टर्म क्या हो रहा है देखिए, this to the power 0 means 1 and p to the power 1 means p, and into 1, that means 0 into p, that is equal to, so p is the mean of which distribution? Bernoulli, ठीक है। यस मैम। बस यहाँ आपको ध्यान में क्या रखना है, इस फंक्शन से आप डिफाइन कर रहे हैं ये रेंज ऑफ वैल्यू, ये फंक्शन पीडीएफ और सारे वैल्यूज। रेंज पता है 0 और 1 है, तो 0 वैल्यू रख दिया तो क्या रिजल्ट आ रहा है, 1 वैल्यू रख दिया, रिजल्ट क्या आ रहा है, इसके बेसिस पे ये निकल आया, दिस इज द मीन ऑफ बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। समझ गए क्या है मीन? यस। और किसी को कोई कंफ्यूजन, किसी को भी कोई कंफ्यूजन है तो बताओ, किसी भी पॉइंट पे। मैम नोट्स नहीं भेजिएगा? हाँ नोट्स मिल जाएगा, डोंट वरी, सारा वर्ड्स के साथ लिखा हुआ मिल जाएगा, बट ये पहले देख लीजिए, समझ में आना चाहिए ना। पहले नोट्स में तो लिखा हुआ रहेगा सीक्वेंशियली ना, क्यों लिखा गया है वो चीज समझना तो अभी ही होगा ना। यस मैम, ये समझ गए मैम, लेकिन इसको हम लिखे नहीं है। ऐसे करते चले जाते, चलो ठीक है, वो मिल जाएगा, नोट करने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो, मीन के बाद क्या टर्म आता है किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन, किसी भी फंक्शन में, जैसे वहां पढ़ते थे डेटा के टर्म में, तो क्या मीन और मीडियम। मीडियम। मीडियन हम लोग इस प्रोबेबिलिटी के टर्म में निकालना जरूरी नहीं होता, निकाल सकते हो, बट मीडियन निकालना, मीडियन और मोड हम लोग नहीं निकालते जनरली, क्योंकि एक एवरेज है जो प्रोबेबिलिटी के टर्म में है। देखिए, मीन, मीडियन, मोड हम लोग अलग अलग कब निकालते थे, जब हमारे पास डेटा गिवन होता था और डेटा अलग अलग सिचुएशन का होता था, जैसे मार्केट वेंडर वाला मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट, जहां हम लोग मोड इस्तेमाल करते थे, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी या नहीं, ये पहले से कैसे पता होगा, क्योंकि इवेंट तो ऑलरेडी अकर्ड है नहीं। मीडियन, मिड पॉइंट कौन सा होगा, किसी को कैसे पता चलेगा, बिकॉज इवेंट अभी अकर हुआ ही नहीं है। क्या इवेंट अकर हुआ है? इम्पॉसिबल है, एग्जाम देंगे, रिजल्ट आएगा, सक्सेस होंगे, फेल होंगे, अब मिड पॉइंट क्या होगा, है कुछ रिजल्ट वैसा एनालाइज? नहीं मैम, नहीं है। डेटा हमारे पास, मीडियम पॉइंट निकाल। हाँ, मोड हम कब निकालते थे, जब कोई एक जो है सक्सेस और फेलियर, इसी केस में देखें सक्सेस और फेलियर आ रहा है, तो कब आएगा सक्सेस और फेलियर का मिड पॉइंट, जहां आप 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे डेटा, सपोज मीडियन वाला ही केस ले लें, कब आएगा वो पॉइंट? आपको क्या पता है ये कि कोई ऐसा पॉइंट आपके फ्यूचर इवेंट में आने वाला है? यहाँ तो एक ही इवेंट है, एक ही इवेंट है, एक बार कॉइन टॉस किया, सक्सेस फेल, बात खत्म। क्रिकेट मैच में 2 बार 3 बार टॉस करके नहीं देखा जाता, देखा जाता है, देखा जाता है। आप एक बेसिस पे या तो करेंगे या तो नहीं करेंगे, या तो होगा या तो नहीं होगा। मिड पॉइंट वैसा कुछ डिफाइन करके एक ही बार यहाँ इवेंट हो रहा है, एक से ज्यादा बार हो सकता है, तो हम सोच सकते हैं कि मीडियन वैल्यू कुछ आ सकता है, बट यहाँ तो सिर्फ एक ही बार अकर हो रहा है। जब एक ही बार अकर हो रहा है तो मिड पॉइंट, मीडियन पॉइंट, मोड, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी आएगी क्या पता,
क्योंकि सक्सेस आ चुका, सक्सेस आया, फेल आया या जो भी आया, बात खत्म हो गई। तो एवरेज पॉइंट क्या होगा, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी होगी, मोड निकाल सकते हो नहीं ना? नो मैम, नहीं निकाल सकते। एक से ज्यादा गड़बड़ हुआ है तब हो सकता है मैम। हाँ, जब एक से ज्यादा हो तब। 2 से 3 बार तो दो एक मिड पॉइंट हम निकाल सकते हैं कि इस दो मिड में भी पॉइंट पे आप मोड सक्सेस नहीं या निकाल, फेल होगा। दो में भी मोड नहीं निकाल सकते, क्योंकि मोड के नहीं सर, मैक्सिमम 3 टाइम में निकाल सकते हैं। 3 बार के बाद सोचा जा सकता है, और उसमें भी 3 अगर अलग अलग इवेंट अगर हो गया, इन दैट केस फिर भी नहीं निकाल सकते आप, है ना? यस सर। तो इस तरह से मीडियन और मोड का कॉन्सेप्ट तब आता है जब आपके पास इन फॉर्म ऑफ डेटा सारा इंफॉर्मेशन गिवन हो। अगर इन फॉर्म ऑफ डेटा गिवन नहीं है, देन मीडियन का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है, मोड का भी कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। रिपीटेड फ्रीक्वेंसी, तो रिपीटेशन यहाँ हो ही नहीं रहा है, देयर इज वन एंड ओनली वन ऑप्शन, वन एंड ओनली वन इवेंट, सो खत्म। सो मीडियन एंड मोड नहीं आने वाला। देन क्या आने वाला है, नेक्स्ट टर्म हम लोग पढ़ते हैं वेरिएंस। सो देखो एक चीज, ये अभी हम लोग करें या नहीं करें, एक चीज हमेशा दिमाग में रखिएगा, कभी भी डिस्ट्रीब्यूशन स्टडी कर रहे हैं तो पहले एवरेज मीन्स मीन निकालेंगे, जो कि आप फर्स्ट मोमेंट में जो आप पढ़े हुए हो, बहुत ज्यादा अभी जानना नहीं है, मैं उसमें डिटेल में नहीं जा रही। मीन को फर्स्ट मोमेंट कहा जाता है, म्यू वन डैश। सेकेंड हम लोग इसके बाद स्टडी करते हैं वेरिएंस, जो कैरेक्टरिस्टिक बताता है। ये जो होता है वो होता है म्यू टू, सेंट्रल मोमेंट। थर्ड होता है स्क्यूनेस किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन का, या फिर आप म्यू थ्री बोल सकते हो, म्यू थ्री डैश बोल सकते हो, या फोर, म्यू फोर डैश। ये 4 कैरेक्टरिस्टिक बेसिकली हम लोग ज्यादा स्टडी करते हैं व्हेन वी आर डीलिंग विथ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे अगर इन टर्म्स ऑफ डेटा हमारे पास इंफॉर्मेशन होता था, तो हम मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, इंटर क्वार्टाइल रेंज, जो भी कहिए आप, वो सारा टर्म स्टडी करते थे, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी इवेंट अगर हो चुका था तो जो भी पॉसिबिलिटीज होती थी आप वो सारा कुछ स्टडी करते थे। यहाँ पे इंफॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी है, इवेंट ऑलरेडी अगर हुआ नहीं है, और आप जो पॉसिबिलिटीज है आप सिर्फ उसके बेसिस पे कुछ ना कुछ आइडिया अबाउट दैट डिस्ट्रीब्यूशन, अबाउट दैट फंक्शन, जो भी ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जिसको आप बोल रहे हो, ये एक्चुअली है क्या, एक काइंड ऑफ फंक्शन, जिस फंक्शन पे जो फंक्शन तब वर्क करेगा व्हेन x इज टेकिंग द वैल्यू दिस विथ प्रोबेबिलिटी p and q। तो ये एक फंक्शन है जो इस तरह से वर्क करेगा, जो पॉसिबिलिटीज को डिफाइन कर रहा है, और वो पॉसिबिलिटीज डिफाइन करने का हमारा एक रैंडम वे है जिससे आप डिफाइन कर रहे हैं उसको। और वो अगर पॉसिबिलिटीज के केस में जो इवेंट नहीं अगर हुआ है, तो उसमें जो भी पॉसिबिलिटीज है, जो ऑप्शन है आपके पास, आप उसी को सेलेक्ट कर सकते हो, उसी के बेसिस पे अपना जजमेंट, अपना जो भी क्या कहा जाए, एक राय विचार जो भी दे सकते हो, जो कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन कर सकते हो, वो कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन करने के लिए बेसिकली हम लोग इतना ही कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन करते हैं। हम इससे ज्यादा भी डिफाइन कर सकते हैं, बट मेजर केसेस में हम लोग यही डिफाइन करते हैं, जिसमें इसको मीन, मीडियन, या फिर कहो स्क्यूनेस और कुर्टोसिस, जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, वो टर्म ज्यादा यूज किया जाता है, क्योंकि उस केस में प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में इंफॉर्मेशन होता है, डेटा के टर्म में सारा का सारा इंफॉर्मेशन नहीं होता है हमारे पास। तो जो भी वैल कंडीशन, प्रोबेबिलिटी वाला केस क्या है, यू हैव टू इमेजिन, यू हैव टू विजुअलाइज द सिचुएशन। तो विजुअलाइजेशन के कॉन्सेप्ट से आप जहां तक पहुंच सकते हैं वही टर्म डिफाइन कर सकते हो ना। जहां विजुअलाइजेशन नहीं जा सकता, क्या वहां का टर्म आप डिफाइन कर पाएंगे? उस सिचुएशन को आइडेंटिफाई करके, रिकॉग्नाइज करके, उसका पॉसिबिलिटीज, डिस्ट्रीब्यूशन और जो भी सिचुएशन से अराइज होगी वो नहीं कर पाएंगे ना। जो आप विजुअलाइज कर सकते हो और जिस लेवल तक विजुअलाइज कर सकते हो उतना ही डिफाइन कर पाओगे, है या नहीं? यस मैम। ठीक है, सो बस इसी चीज को हम लोग इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में, देन मीन,
वेरिएंस जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, मीन क्या बताएगा, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जो आपने पढ़ा भी होगा, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी वर्ड इस्तेमाल किया है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, डेटा कितना कॉन्सेंट्रेटेड है किसी पॉइंट पे, वो बताता है मीन। कितना डेटा वेरी कर रहा है, जैसे मान लो कुछ इसका एग्जांपल एक आप अपने क्लास में ले सकते हो कि किसी का एवरेज मार्क्स, ओवरऑल क्लास का मार्क्स कुछ एवरेज मार्क्स होगा, सपोज 70% इज द एवरेज मार्क्स, और किसी एक जो 70% एवरेज मार्क्स ले रहे हैं वो क्या बता रहा है, मोर और लेस all of the student are concentrated around that particular marks, that is 70, है या नहीं, सारे के सारे स्टूडेंट का मार्क्स लगभग 70% के आसपास ही है, ये बताता है एवरेज। वेरिएशन बताता है कि उस 70% से आपका मार्क्स, आपका खुद का पर्टिकुलर मार्क्स कितना ज्यादा या कितना कम है, ये वेरिएशन में पता चलता है। ठीक है, मीन बताता है सेंट्रल पॉइंट, जो सेंट्रल पॉइंट है जहां पे सबका क्लास का, पूरे क्लास का ओपिनियन मैच करता है, उनका मार्क्स मैच करता है। और दूसरा पॉइंट जो वेरिएंस है वो ये बताता है कि इस सेंट्रल पॉइंट से, जो सेंट्रल पॉइंट है उससे बाकी का मार्क्स कितना वेरी कर रहा है। ठीक है, सो ये चीज हम लोग स्टडी करते हैं वेरिएंस में और मीन में। इसीलिए वर्ड कभी कभी यूज किया जाता है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज, दैट मीन्स सेंट्रल पॉइंट, एंड मेजर ऑफ वेरिएशन, डिस्पर्शन, जिस पॉइंट से आप डेविएट हो रहे हैं। सो ये कैरेक्टरिस्टिक हम लोगों को बेसिकली स्टडी करना है, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे फिर। और अभी तक कोई कंफ्यूजन है तो बताओ इतने में। नो मैम, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ओके देन, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ओके मैम।